नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी, आप सभी का कुशाग्र राय चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा एंसेंट हिस्ट्री का पार्ट वैदिक काल को हम प्रारंभ करने वाले हैं। आज हम इसके बारे में कुछ सामान्य परिचय जानेंगे, इसका विभाजन जानेंगे और इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है, कुछ इनको देसी मानते हैं, कुछ इनको विदेशी मानते हैं, तो इस पर भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और वैदिक काल के पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं तो उनको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। साहित्य है वो आपका वो ज़्यादा मात्रा में, या उसको ऐसा कहें कि अधिकांशतः हमें साहित्यिक स्रोत भी यहाँ प्राप्त हुए हैं और कुछ हमें यहाँ पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं, उनको भी हम क्या करेंगे यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं वैदिक काल। वैदिक काल का हम एक टाइम पीरियड देखेंगे। सिंधु सभ्यता के बाद आपका जो अगला टॉपिक आता है उसको बोलते हैं वैदिक काल। ठीक, तो वैदिक काल का इसका काल देखा जाए तो 1500 बीसी से आपका 600 बीसी के मध्य माना जाता है। ठीक, ये तो हो गया इसका टाइम पीरियड। अब क्योंकि आपने देखा है सिंधु सभ्यता के जो बहुत सारे इतिहासकार हैं वो 1500 बीसी तक सिंधु सभ्यता का काल मानते हैं, यानी सिंधु सभ्यता को 1500 तक कई विद्वान या कई इतिहासकार इसको मानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वैदिक काल 1500 के बाद स्टार्ट हुआ होगा। वहीं कार्बन तिथि से जो हम 2350 से 1750 के बीच का कार्यकाल मानते हैं, तो फिर यहाँ 250 वर्ष का इतिहास अंधकार के रूप में स्पष्ट होता है, यानी हमें 250 वर्ष का इतिहास यहाँ स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलता है। तो कुछ इतिहासकारों ने इसको प्रथम अंधकार युग की भी संज्ञा दी है। तो हम आप दोनों ही चीज़ें जाने रहें कि कुछ इतिहासकार इसको 1500 बीसी तक सिंधु सभ्यता को मानते हैं और उसके बाद से वैदिक सभ्यता को मानते हैं। ठीक, या कार्बन यदि विधि से हम देखें कि 1750 बीसी तक सिंधु सभ्यता था, तो फिर 250 वर्ष का इतिहास यहाँ स्पष्ट नहीं होता है, तो उसको प्रथम अंधकार युग की भी संज्ञा दे जाते हैं। तो हम दोनों चीज़ें ही जाने रहेंगे। तो आप चाहो तो इसको यही एक लिख लो, क्या 250 वर्षों का इतिहास स्पष्ट ना होने पर इसे प्रथम अंधकार युग की संज्ञा देते हैं। जबकि हमने आपको अभी क्या बताया, बहुत सारे इतिहासकार क्या कहते हैं कि सिंधु सभ्यता हमने पढ़ाया, जब सिंधु सभ्यता में तिथि के संबंध में जो मतभेद थे तो वहां हमने लिखाया है कि 1500 तक बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु सभ्यता थी। ठीक, और यदि हम कार्बन तिथि के हिसाब से चलते हैं तो 250 वर्ष का इतिहास हमें ज़्यादा स्पष्ट नहीं होता है यहाँ। ठीक, अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, सामान्य परिचय पढ़ें हम पहले वैदिक काल के बारे में। सामान्य परिचय, तो सामान्य परिचय में तो पहले हम यही देखते हैं कि वैदिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो वैदिक शब्द की उत्पत्ति वेद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वैदिक शब्द की उत्पत्ति, वैदिक शब्द की उत्पत्ति वेद शब्द से हुई है, वेद शब्द से हुई है और इसका अर्थ होता है ज्ञान। इसका अर्थ क्या है, ज्ञान। ठीक, ये भी आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है कि वैदिक शब्द की जो, या वैदिक शब्द किस शब्द से इसकी क्या हुई है या किस शब्द से बना है। ठीक है, इसको उत्पत्ति लिख लो, या वैदिक शब्द की उत्पत्ति वेद शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम इसके बाद कि वैदिक काल का निर्माता कौन है। ठीक, तो इसको हम देखते हैं। तो वैदिक जो आपका शब्द बना है वो आपका वेद शब्द से बना है। ठीक है, अब लिखते हैं हम निर्माता, या आप चाहो तो इसको संस्थापक भी कह सकते हो। इसको वैदिक काल के, तो वैदिक काल के जो निर्माता है वो आर्य है। अब आर्य है तो आर्य के बारे में कुछ आप जाने। जो आर्य शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य संस्कृत
भाषा का शब्द है। ठीक, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है उत्तम, श्रेष्ठ, कुलीन। ये होता है आर्य शब्द का अर्थ। और आर्य शब्द किस भाषा का है? तो संस्कृत भाषा का है। दो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में हमेशा ही प्रायः पूछते हैं। अच्छा, एक बात और इसके बारे में जानिए। आर्य शब्द जो है भाषाई समूह को इंगित करता है, ना कि जातीय समूह को। तो लिखेंगे आर्य शब्द भाषाई समूह को इंगित करता है, ना कि जाति समूह को। ठीक, और क्या इसके बारे में आप जान सकते हैं? आर्य को लिपि का ज्ञान नहीं था, तो ये भी लिखेंगे इन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था। इन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था। और जब इन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था तो ये अपने साहित्य को कैसे संभाल कर रख पाए? तो इनके यहाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनकर इस साहित्य को याद रख पाए, इसलिए इसको श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। क्या लिखोगे? यह अपने ज्ञान को लिखोगे, यह अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनकर दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। सुनकर या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनकर पहुंचाते थे, यानी याद कर लेते थे ये लोग। तो इसी को क्या कहा गया है? एक अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनकर याद करके पहुंचाने की प्रोसेस को बोलते हैं कि ये वैदिक साहित्य जो है वो श्रुति साहित्य है, यानी सुनकर। श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, इसलिए श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। ठीक, ये कुछ बेसिक आपको जानना है कि आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ उत्तम, श्रेष्ठ, कुलीन। आर्य शब्द भाषाई समूह को इंगित करता है, ना कि जाति समूह को। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, ये अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनकर पहुंचाते थे, इसलिए इसको श्रुति साहित्य भी कहा जाता था। और चाहो तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप इसमें, आर्य को या आर्य का अन्य नाम संहिता भी कहा जाता है। तो इसे चाहो तो आप लिख लें, इसे संहिता भी कहा जाता है। ठीक, संहिता भी कहा जाता है। अब हम क्या देखेंगे? ये तो आपने कुछ आर्यों के और वैदिक काल को वेद शब्द से बना है, उसका अर्थ होता है ज्ञान, और इसका आपको समय भी या काल भी क्या देखना है? 1500 से 600 के मध्य माना जाता है। और ये 250 वर्ष वाली कहानी क्या है? क्योंकि सिंधु सभ्यता को 2350 से लेकर 1750 मानते हैं BC, इस वजह से ये 250 वर्ष वाला अंधकार युग की बात कही जाती है। वैसे बहुत सारे इतिहासकार इसको 1500 तक सिंधु सभ्यता के काल को मानते हैं। अब हम देखते हैं वैदिक काल के दो खंडों में हम इसको अध्ययन करते हैं। वैदिक काल को हम दो खंडों में इसका अध्ययन करते हैं। कैसे? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के रूप में करते हैं। और इसका विभाजन का एक तो कालखंड के आधार पर आप विभाजन मानते हैं, दूसरा हम इसको लोहे के आधार पर भी इसका विभाजन मानते हैं, क्योंकि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो लोहे से अनभिज्ञ थे या लोहे के बारे में परिचित नहीं थे, जबकि उत्तर वैदिक काल के जो लोग हैं वो लोहे से परिचित थे। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का विभाजन का मुख्य आधार क्या था? तो आप लिखेंगे लोहे। अब क्या सब हेडिंग डालेंगे? वैदिक काल को हम दो कालखंडों में विभक्त करते हैं, या दो कालखंडों में हम इसको पढ़ते हैं। लिखेंगे आप वैदिक काल को दो कालखंडों में
दो काल खंडों में विभक्त करते हैं, विभक्त करते हैं या दो कालखंडों में अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं या उसको विभाजन भी आप चाहो तो करते हैं। अब कैसा है उसको देखें आप, देखिए दो कालखंडों में हम उसको कैसे विभक्त करते हैं। तो पहला तो होगा ऋग्वैदिक काल, इसको हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। तो दोनों चीजें आप लिखेंगे क्योंकि अभी आप इसका बेसिक पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको सब चीजें स्पष्ट होना चाहिए। पूर्व वैदिक काल या इसी को क्या कहा जाता है, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, दो नामों से आप इसको जान सकते हो। अब इसका टाइम पीरियड क्या है, तो इसका है 1500 बीसी से 1000 बीसी। ठीक, उत्तर वैदिक काल को देखें हम, उत्तर वैदिक काल, इसका समय है आपका 1000 बीसी से 600 बीसी के मध्य। ठीक, एक तो आपने समय के हिसाब से देख लिया इसको, 1500 से 1000 में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ऋग्वैदिक काल को, 1000 बीसी से 600 के बीच में पढ़ेंगे उसको बोलेंगे हम उत्तर वैदिक काल को। अच्छा, इसका जो विभाजन का जो मुख्य आधार है वो क्या है, लोहा है। तो आप उसको भी यहाँ लिखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, देखेंगे आप यहाँ लोहे से, क्या लिखेंगे आप यहाँ, लोहे से अनभिज्ञ थे, यानी उनको लोहे की जानकारी नहीं थी, अनभिज्ञ या परिचित नहीं थे या उसके बारे में जानकारी नहीं, सीधी बात, इनको लोहे के बारे में कोई जानकारी थे, अनभिज्ञ थे ये। ठीक, कौन, ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे से अनभिज्ञ, और ये लोग, इनको क्या था, लोहे से परिचित थे। तो लिखेंगे आप लोहे से परिचित, ये भी इनके परिचित थे, ये भी इनके विभाजन का एक मुख्य कारण है। ठीक, और बाकी अंतर हम जब इनको पढ़ाएंगे तो स्पष्ट करेंगे। ये ऋग्वैदिक काल के जो लोग हैं वो सतसैंधव क्षेत्र तक ही आए और ये आपके गंगा यमुना द्वाब तक बढ़ाए आएंगे। इसके बाद इनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि हो जाता है, इनका गौण व्यवसाय कृषि था, इनका गौण व्यवसाय पशुपालन हो जाता है। लोहे की खोज से या लोहे से परिचित होने से कृषि का विकास होता है तीव्र गति से। ठीक है ना। फिर इसी के बाद इनके बारे में हम, क्योंकि अभी तक यहाँ जमीनों की लड़ाई नहीं हो रही है, क्यों जमीनों की लड़ाई नहीं हो रही, क्योंकि कृषि इनका गौण व्यवसाय है। पहला क्या है, पशुपालन है, पशु चराए आगे बढ़ गए। यहाँ जब कृषि पर या जमीन कृषि की उनका प्रमुख व्यवसाय हो गया तो लड़ाइयाँ जमीनों पर भी होने लगी। यहाँ लड़ाइयाँ पशुओं पर हो रही है, यहाँ लड़ाइयाँ पशुओं पर हो रही है, क्योंकि इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है, पशु है, और इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है, कृषि है। कृषि होगी तो जमीन होगी, तो यहाँ युद्ध जमीन पर या उनकी प्रारंभिक जो युद्ध प्रारंभ कहते हैं या जो लड़ाइयाँ हो रही थी वो यहाँ जमीनों की हो जा रही है, यहाँ पशुओं के वजह से युद्ध हो रहा है। ठीक, बाकी हम, और इनका क्षेत्र सतसैंधव प्रदेश तक है और इनका आगे बढ़कर गंगा यमुना द्वाब तक आ जाता है। ठीक, इसको हम आगे जब पढ़ेंगे तो इनका भी सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, इनका भी हम वैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन सब पढ़ेंगे। ये तो हो गया इनका विभाजन। अब यहाँ भी सिंधु सभ्यता की तरह यहाँ भी आर्यों के बारे में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं ये तिब्बत से आए हैं, कुछ लोग कहते हैं आपके उत्तरी ध्रुव से आए हैं। तो जो कुछ देसी विद्वान हैं या जो भारतीय हैं वो इनको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि ये तिब्बत से, उत्तरी ध्रुव से, यानी विदेशी नहीं है मानते हैं, और विदेशी विद्वान इनको विदेशी मानते हैं। जैसे मैक्स मूलर इनको मध्य एशिया के मानते हैं, और वो सर्वाधिक प्रमाणित मत भी है। तो अब उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो आर्य हैं इनका मूल निवास स्थान कहाँ है, इस पर हम अब डिस्कस करने वाले हैं। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट रख लें। मूल निवास स्थान क्या डालेंगे आप, मूल निवास स्थान, मूल
निवास, मूल निवास स्थान, मूल निवास स्थान। किसका मूल निवास स्थान? आर्यों का। और इस पर लेकर इतिहासकारों को क्या है? मतभेद है। तो आप लिखेंगे इतिहासकारों को मतभेद, इतिहासकारों को मतभेद है। जैसे सिंधु सभ्यता में मतभेद था, यहां भी वैसे ही मतभेद है। तो मतभेद को हम पढ़ेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे? पहले देशी मत क्या है, देशी मत, यानी देशी मत क्या है? तो देशी मत में हम देखेंगे कि आपके जो बाल गंगाधर तिलक हैं, जो आपके बाल गंगाधर तिलक है, देशी मत में देखेंगे आप उत्तरी ध्रुव, एक साइड चाहो तो लिख लो आप स्थान और एक साइड लिख लो आप विद्वान। क्या लिखोगे? मूल स्थान, और एक साइड आप लिख लेंगे विद्वान कि ये किस विद्वान ने कहा है। ठीक, तो पहला लिखते हैं आप उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव की बात कहते हैं आपके बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। बाल गंगाधर तिलक ये गरम दल के नेता थे, और बाल गंगाधर तिलक ने ये बात अपनी एक किताब में कही है, उसको हम वो लिखते हैं द आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदास। द आर्किटेक्ट, द आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदास, ऑफ द वेदास। ये यानी कि क्या है? एक प्रमुख किताब है, और इसको भी आप अपने नोट में लिख लेंगे कि बाल गंगाधर तिलक कहते हैं उत्तरी ध्रुव के हैं, यानी आर्कटिक प्रदेश के हैं। इसको चाहो तो क्या बोला जाता है? इसको आर्कटिक प्रदेश भी कहा जाता है, आर्कटिक प्रदेश के। तो ये बात किसने की है? ये बात कही है बाल गंगाधर तिलक ने। एग्जाम में क्या पूछा जाता है? एक साइड आपको मूल स्थान दे दिया जाएगा और एक साइड आपको क्या दे दिया जाएगा? किस विद्वान ने ये कहा है। ये इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो पहला हो गया आपका। दूसरा देखा जाए, यहाँ तिब्बत की बात की है कि जो आर्य है वो तिब्बत के हैं। ये किसने कहा है? ये दयानंद सरस्वती ने कहा है। दयानंद सरस्वती वही जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी है, और उन्होंने कहा है कि वेदों की ओर लौटो। तो पूछा जाता है, तो वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में ही चर्चा करेंगे। अभी तो आप यहाँ लिखें किसने कहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि ये आर्य कहाँ के थे? आपके तिब्बत के थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की है। वेदों की ओर लौटो। तो तिब्बत की बात किसने कही है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कही है। इसके बाद देखना है आपको देवी का प्रदेश। देवी का प्रदेश आपका मुल्तान पाकिस्तान में पड़ता है। जो DS त्रिवेदी जी ने बात कही है। तो लिखेंगे देवी का प्रदेश। देवी का प्रदेश कहाँ पड़ता है? देवी का प्रदेश मुल्तान। मुल्तान कहाँ है? पाकिस्तान। किसने कहा है ये बात? इसको आप चाहो तो ऐसा कर लें, ये कहा है DS त्रिवेदी। ठीक, इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको और लिखते हैं DS त्रिवेदी। इसके बाद कश्मीर और हिमालय प्रदेश की भी बात कही है, वो कही है आपके SD कल्ल साहब ने। चौथा लिखेंगे कश्मीर व हिमालय प्रदेश। कश्मीर व हिमालय प्रदेश, ये किसने कहा है? ये कहा है आपका SD कल्ल महोदय। ठीक है। इसके बाद लिखना है सतसेंदव प्रदेश से आए हैं। सतसेंदव प्रदेश, सिंधु को मिलाकर 7 नदियां। सतसेंदव प्रदेश की बात कही है आपके डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने। डॉक्टर अविनाश
चंद दास ने। ठीक, छठवीं जगह की बात की जाए तो गंगा यमुना द्वाब, इसी को ब्रह्मर्षि प्रदेश भी कहते हैं। गंगा यमुना द्वाब, इसी को एक नाम और दिया जाता है ब्रह्मर्षि। लिख लें कि एग्जाम में पूछा जाएगा, आप कंफ्यूज रहेंगे कि क्या ये ब्रह्मर्षि को क्या बोला जा रहा है, ब्रह्मर्षि प्रदेश। ये गंगा यमुना के द्वाब वाले क्षेत्र को बोला जाता है ब्रह्मर्षि प्रदेश। और ये बात किसने की है, ये की है आपके पंडित गंगानाथ झा ने। पंडित गंगानाथ झा। तो ये हो गए कुछ आपके देसी विद्वान जिन्होंने आर्यों को बताया है कि ये सत्संदो प्रदेश से हैं, किसी ने कहा तिब्बत से है, किसी ने कहा उत्तरी ध्रुव से है, किसी ने कहा गंगा यमुना द्वाब से हैं। इन सब ने कहा है। एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे, एक साइड मूल निवास स्थान होंगे और एक साइड विद्वानों के नाम होंगे। अब कुछ विदेशी मत हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। लिखेंगे हम क्या, विदेशी मत। विदेशी मत में सबसे पहली बात हुई दक्षिण रूस की। दक्षिण या दक्षिणी रूस। ठीक, किन ने कहा है, ये कहा है आपके गार्डन चाइल्ड। आप गार्डन चाइल्ड को बहुत अच्छे से जानते हैं। गार्डन चाइल्ड, नेहरंग, नेहरंग। नेहरंग के बाद देखेंगे आप एक विद्वान और है आपके, बेडेनसिस्टन। बेडेनसिस्टन ने, ये तीन लोगों ने कहा है ये दक्षिणी रूस के हैं। अब जो सर्वाधिक प्रमाणित मत है वो है आपके मध्य एशिया के, तो लिखेंगे मध्य एशिया। इसे बैक्टीरिया भी कहा जाता है। किसने कहा ये बात, मैक्स मूलर ने। कहाँ के हैं, जर्मन के हैं, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर कहाँ के हैं, जर्मन निवासी हैं, जर्मन के हैं मैक्स मूलर। और यहीं आप लिख लेंगे, इसी में आप यहाँ ब्रैकेट बना के लिखेंगे सर्वाधिक प्रमाणित मत। सर्वाधिक प्रमाणित मत। ठीक, मध्य एशिया हो गया। यूरोप की भी बात की है विलियम जोन्स ने, तो ये नंबर 1, नंबर 2, तीसरा लिख लेंगे आप यूरोप। यूरोप के हैं आर्य, ये किसने कहा है, ये कहा है विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने। ठीक, अब इन्होंने क्यों कहा है इसके पीछे भी लॉजिक है। आप इसको नोट में लिखाते हैं, हम यहाँ नोट लिख लें आप। और क्यों कहा है, इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि यूरोप और संस्कृति भाषा के में समानता है। यूरोपीय और संस्कृति भाषा में समानांतर है, तो लिखेंगे आप यूरोपीय और संस्कृत भाषा में समानता के आधार पर उन्होंने ऐसी बात कही है। किस प्रकार की समानता है, इसको हम ऊपर देखते हैं रफ करने के बाद। तो आप नोट में लिख लें, और नोट में क्या लिखेंगे, यूरोपीय और संस्कृति भाषा में समानता के आधार पर उन्होंने एक बात कही है। उसको क्या कहा है देखते हैं, नोट में ही लिखेंगे आप। तो क्या कहा है, यहां आप देखिए, यहां लिखा है इन्होंने संस्कृत, यहां लिखा है लैटिन भाषा, लैटिन भाषा, और एक साइड लिखा है इन्होंने अंग्रेजी। अब देखिए आप तीनों में अंतर देखें, अंग्रेजी अंतर देखेंगे। जैसे संस्कृत में बोला जाता है मात्र, लैटिन भाषा में बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मात्रे, और अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, मदर। ठीक, ये इन्होंने इस आधार पर कहा कि जो आपके आर हैं वो यूरोप के होंगे। इसी प्रकार इन्होंने पितृ कहा, यहाँ पात्रे हुआ, वहाँ फादर हुआ, तो आप इसको और वहाँ इंगित कर लेंगे। अब इसी नोट में एक पॉइंट और लिखें कि ईरानी ग्रंथ है एक आपका, ईरानी ग्रंथ है आपका एक जिंद अवेस्ता।
तो ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था में 33 बार आर शब्द का उल्लेख हुआ है, तो वो भी आप नोट में यहां लिख ही लें। क्या लिखेंगे? ईरानी ग्रंथ, जब एग्जाम में पूछा जाता है ईरानी ग्रंथ कौन सा है, आपका जिंद अवस्था, जिंद अवस्था में 33 बार आर शब्द का उल्लेख है। आर शब्द का उल्लेख है। ठीक, ये आपके दो नोट भी यहां कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमें वैदिक काल के स्रोतों के बारे में देखना है। तो स्रोत वो ही होते हैं दो प्रकार के, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। तो यहाँ पुरातात्विक स्रोत भी हमें प्राप्त हुए हैं और साहित्यिक स्रोत भी हमें यहाँ प्राप्त हुए हैं। तो आपने क्या देखा, सर्वाधिक प्रमाणित मत कौन सा पाया गया कि मैक्स मूलर के ने कहा कि जो आर हैं वो मध्य एशिया से आए हैं। ठीक, बाकी हमने देसी मत, विदेशी मत और सामान्य परिचय यहाँ इसका करा दिया है। अब हम पुरातात्विक साक्ष्य को आज पढ़ लेते हैं, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। तो आप लिखेंगे जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत, किसकी जानकारी के? वैदिक काल के। तो स्रोत दो प्रकार के हैं, स्रोत दो प्रकार के हैं, एक तो पुरातात्विक होते हैं, लिखेंगे आप पुरातात्विक, और एक होते हैं आपके साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक, साहित्यिक। ठीक, पुरातात्विक स्रोत हमें यहां दो देखने को मिले हैं। पहले मिले हमें यहां अभिलेख और दूसरे मिले हमें मृतभांड। तो लिखेंगे यहां अभिलेख, अभिलेख और यहां मृतभांड। ठीक, और साहित्यिक स्रोत में तो आपको पता ही है, वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है ना, इन सब पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अभी तो आप पुरातात्विक स्रोत को ही देखें। तो अभिलेख भी हमें यहाँ दो प्राप्त हुए हैं प्रमुखता से। एक हुआ है आपका, एक आपका हुआ है कस्सी का अभिलेख, तो उसको लिखेंगे आप कस्सी का अभिलेख, ईरान से प्राप्त हुआ है, कस्सी का अभिलेख। और जो हमें 1600 BC में क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। और इसमें इससे पता चलता है कि ईरान की एक शाखा आर्यों की आई है, ईरान की एक आर्यों की शाखा, ईरान की एक आर्यों की शाखा है, आर्यों की शाखा है। ऐसा कस्सी के अभिलेख जो हमें ईरान से प्राप्त हुआ है 1600 BC में। एक अभिलेख और है आपका तुर्की का, जिसका नाम है बोग जोगोई, बोग बोग जोकोई, बोग जोकोई का अभिलेख। और ये हमें मिला है 1400 BC में, एशिया माइनर या उसको तुर्क में कह लें आप, तुर्की से मिला है, तुर्की, तुर्की से। और यहाँ दो राजाओं के बीच में युद्ध हुआ है, दो राजाओं के बीच में यहाँ युद्ध हुआ है। युद्ध की संधि के समय 4 देवी देवताओं की कस्में खाई गई, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नातस्य है। तो आप लिखेंगे हित्ती, और एक आपके हुए मित्तानी। ठीक है, और यहाँ के दो राजा थे, इनके बीच में जो युद्ध हुआ उसकी संधि के लिए, आप चाहो तो इसको हम ऊपर लिख रहे हैं, युद्ध की संधि में क्या लिखेंगे, युद्ध के बाद, यहाँ युद्ध होता है तो युद्ध के बाद हुई संधि में, हुई संधि में, हुई संधि में, हुई संधि में 4 देवताओं की कसम खाई गई, 4 देवताओं की कसम खाई। और वो 4 देवता क्योंकि आपके संबंधित थे, आप जानते हैं उनको, इसलिए इंद्र हुए, वरुण हुए, है ना, तीसरे आपके मित्र हुए, और चौथा
ना सत्य हुए। ये जो है आपके ये इनकी पूजा भारत में वैदिक काल के लोग भी कर रहे हैं और वहाँ तुर्क में भी ये मिल रहे हैं, कसमें खाई जा रही। तो कह सकते हैं, या जो बगी जोआई का अभिलेख है इसमें 4 देवी देवताओं का उल्लेख है। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कहाँ का है, तुर्की का है, एशिया माइनर के पास का। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे। और मृतभांड बचा आपका, मृतभांड के बारे में और देख लें आप, इसको हम रफ करते हैं, यहाँ तक आप देख लें, फिर हम मृतभांड के बारे में बताते हैं। ये हो गया आपका अभिलेख। अब मृतभांड भी हमें यहाँ देखने को देखना है, एक ऋग्वैदिक काल और आपके उत्तर वैदिक काल। तो मृतभांड को आप चाहो तो इसको ऐसा लिख लें आप, ऋग्वैदिक काल में कौन से मृतभांड चल रहे थे, काले व लाल तथा गैरू वर्णीय रंग का प्रयोग हो रहा था। और उत्तर वैदिक काल में आपके चित्रित धूसर मृतभांड का प्रयोग हो रहा था। तो लिखेंगे आप उत्तर वैदिक काल में क्या लिखोगे आप, चित्रित धूसर मृतभांड। ठीक, तो ये हो गए मृतभांडों के हिसाब से इसका डिवीजन, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अभिलेख भी हमने 2 देख लिए, कस्सिका और आपके बगोज कोई का भी लेख। अब बचा है आपका साहित्यिक, जो सर्वाधिक हमें जानकारी साहित्यिक स्रोत के माध्यम से मिलती है, जिसमें हम वेदों को पढ़ेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनको पढ़ेंगे। इसके बाद हम उपनिषद पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, है ना, ये सब हम पढ़ेंगे। और जब हम उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ेंगे तो वेदांग वगैरह को भी, श्रुति वगैरह को भी देखेंगे। और इनका सामाजिक, जैसे ऋग्वैदिक काल के भी सामाजिक आर्थिक जीवन को देखेंगे, उत्तर वैदिक काल के सामाजिक आर्थिक जीवन को देखेंगे, उनका भौगोलिक विस्तार देखेंगे, और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम के दृष्टिकोण से होंगे उनको हम देखेंगे। आज आपने वैदिक काल का परिचय जाना, अगली क्लास हम साहित्यिक स्रोतों को आगे पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।